तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर एक बार आप लोगों से मुलाकात है और आप लोगों से मिलने का मौका मिला। और आज फिर हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिनमें आप लोगों को बहुत परेशानी फील होती है, और उस टॉपिक का नाम है रिवर बोट प्रॉब्लम। देखो, हमें समझ में रिवर भी आ जाती है, हमें समझ में बोट भी आ जाता है, लेकिन जब दोनों एक साथ आती हैं तो वो हमारी समझ से बाहर हो जाती है। तो क्यों ना आज इस प्रॉब्लम को थोड़ा आसान बनाया जाए, कैसे इसके क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम आज के वीडियो में यही सीखेंगे कि कैसे हम रिवर बोट प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम उनको थ्योरेटिकली समझ सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन पहले, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे इसके प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से हल हो जाएंगे, कैसे इन पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन या अलग अलग केसेस में इस पर क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, रिवर बोट प्रॉब्लम। देखो, रिवर बोट प्रॉब्लम समझने से पहले हमें कुछ ऐसी सिचुएशन को समझना पड़ेगा जो हम रियल लाइफ में कहीं ऑब्जर्व करते हैं। रिवर बोट कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो हम रियल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं करते। कहीं ऐसा नहीं होता कि हम बोट लेके खुद ही लगे हैं उसे चलाने में रिवर में जाके। जब तक आप खुद उसे रिवर बोट में जाके या बोट को रिवर में जाकर नहीं चलाएंगे, आप वो सिचुएशन नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे लिए हमारा जो माइंड है वही एक घर है, और उसमें जो जो घटनाएं होती हैं हम सिर्फ उन्हीं चीजों को समझ सकते हैं। तो क्यों ना हम रिवर बोट प्रॉब्लम को एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके समझते हैं कि कैसे रिवर बोट, कैसे उसका मोशन होता है, बोट कैसे रिवर में मूव होती है और क्या उसमें कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाते हैं। तो आपने एक वर्ड का नाम सुना होगा जिसका नाम है एस्केलेटर। ठीक, एस्केलेटर मतलब ऐसे सीढ़ियां होती हैं, और वो जो सीढ़ियां हैं वो चलती हैं। आई होप देखा होगा सिटी मॉल वगैरह या कहीं भी आप जाते हैं घूमने, तो वहां एस्केलेटर टाइप जनरली यूज होता है। ठीक, लेट्स से कि इस एस्केलेटर पर आप मूव कर रहे हैं, और ये जो एस्केलेटर है ये इनिशियली मैं रेस्ट पर मान लेता हूं, इसको मैं कह देता हूं कि इनिशियली किस पर है, रेस्ट पर है। और आप यहां पर इस एस्केलेटर पर चढ़ने जा रहे हैं, आप इस एस्केलेटर पर वन स्टेप बाय वन स्टेप चढ़ते हुए जा रहे हैं, और लेट्स से आपकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप भाग रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो एक सेकंड बाद आप कितना डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे? तो एक सेकंड बाद हम ऊपर की तरफ जा चुके होंगे। 10 मीटर पर सेकंड है, तो एक सेकंड में हम 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे। यानी जब मैं ग्राउंड स्टेप से चलना स्टार्ट करूंगा और ऊपर पहुंचूंगा तो मैं पहुंच चुका हूंगा 10 मीटर। लेकिन अगर मान लीजिए यही मेरे पास सेम सिचुएशन है, यही सेम सिचुएशन है, और अब की बार एस्केलेटर भी मूव हो रहा है, या चलिए एक काम करते हैं, एस्केलेटर को ही मूव कराते हैं, आदमी को रेस्ट पर रखते हैं, लेकिन एस्केलेटर मूव हो रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अगर मैं आपसे पूछूं अब आपकी लोकेशन एक सेकंड बाद कितनी होगी, तो एक सेकंड बाद अब आप 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे। अब क्यों ना इन दोनों सिचुएशंस को कंबाइन किया जाए। अगर ये दोनों घटनाएं एक साथ घटे तो क्या होगा? मतलब थर्ड केस हम लेने जा रहे हैं जहां अब की बार मैन भी मूविंग है और एस्केलेटर भी मूविंग है, मतलब आदमी भी भाग रहा है और एस्केलेटर भी चल रही है। अब क्या होगा? तो अब होगा ये, आदमी अपनी कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से चढ़ेगा, एस्केलेटर से ऊपर ले जाएगी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इतना तो हमें कॉमन सेंस से समझ में आता है भाई, अगर एस्केलेटर रुके हम खुद चल रहे हैं तो हम कम स्पीड से चलेंगे, अगर एस्केलेटर भी चल रही है तो हम ऊपर जल्दी पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस केस में हमारी वेलोसिटी और एस्केलेटर की वेलोसिटी ये दोनों ऐड अप हो जाती हैं, और हमारी नेट वेलोसिटी अब पहले से ज्यादा हो जाती है। और अब इस आदमी की जो नेट स्पीड होगी ग्राउंड फ्रेम से देखने पर वो हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि खुद भी भाग रहा होगा, एस्केलेटर भी चल रही होगी, जिस पोजीशन पर वो खड़ा है वो एस्केलेटर भी ऊपर बढ़ रही है, तो आदमी की नेट स्पीड बढ़ जाती है। यानी यहां आदमी को ऑटोमेटिकली एस्केलेटर की स्पीड मिल जाती है। यही सेम सिचुएशन होती है अगर एस्केलेटर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। मतलब अगर लेट्स से इसी सिचुएशन को हम थोड़ा सा और देखें, नेक्स्ट केस, इस केस में मैं ये मान लेता हूं कि लेट्स से एस्केलेटर अब की बार नीचे आ रही है। अब क्या होगा? अब अगर मैन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा तो वो 10 की स्पीड से भाग नहीं पाएगा।
क्यों नहीं भाग पाएगा? क्योंकि एस्केलेटर उसे पकड़ के कहां लाएगी? नीचे की तरफ लाएगी, क्योंकि एस्केलेटर अब की बार नीचे है। तो ये रियल लाइफ में हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, एस्केलेटर चल रही है तो हम बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे, और अगर एस्केलेटर नीचे आ रही है तो ऊपर चढ़ने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, हम उस स्पीड से ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे जितना हम एक रेस्ट वाली एस्केलेटर के स्पीड में चढ़ पाते। तो यहां पर इस आदमी की नेट स्पीड अब की बार हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 10 से आदमी जाना चाहेगा लेकिन एस्केलेटर उसे 5 से नीचे लाना चाहेगी। यानी इस केस में भी हम ये नहीं बोलेंगे कि एस्केलेटर की स्पीड मैन से सब्ट्रैक्ट हो गई, इस केस में भी हम यही कहेंगे कि एस्केलेटर की स्पीड मैन को मिल गई। क्यों? क्योंकि ये जो मैन है ये स्पीड एक्चुअली में होती है एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में, या ग्राउंड के रिस्पेक्ट, ग्राउंड तो नहीं बोलेंगे, जिस जमीन पर वो खड़ा है, जिसके रिस्पेक्ट में भाग रहा है उसके रिस्पेक्ट में। तो एस्केलेटर की स्पीड फिर से इस आदमी को मिल रही है। यानी अगर मैं इन दोनों सिचुएशन को एनालाइज करूं तो इन दोनों ही सिचुएशन में एस्केलेटर की स्पीड इनडायरेक्टली इस आदमी को मिल रही है। यहां पर सेम डायरेक्शन में मिल रही है और यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रही है। ठीक है, यही सेम घटना घटती है रिवर बोट में। रिवर बोट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें ये सेम सिचुएशंस होती हैं। वो हम इसलिए नहीं देख पाते, विजुअलाइज कर पाते, क्योंकि हम कभी रिवर बोट चलाते ही नहीं है भैया। रिवर बोट को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो लेट्स से ये रिवर है और ये रिवर आगे की तरफ बढ़ रही है, लेट्स से विद द स्पीड ऑफ वी आर। या एक काम करते हैं, पहले मैथमेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और हमारे पास एक बोट है और वो बोट चल नहीं रही, वो बोट जस्ट मैंने पानी के बीच में रखी हुई है। अब हमें इतना तो कॉमन सेंस है कि पानी बह रहा है और बीच में कुछ बोट रख दें, बहुत ज्यादा भारी नहीं कि जमीन पे बैठ गई, हल्की सी एक बोट रख दें तो हमें पता है पानी बहेगा तो वो बोट को अपने साथ लेकर जाएगा। यानी ये जो 5 मीटर पर सेकेंड जो रिवर की वेलोसिटी है वो इसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। यानी इस केस में बोट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये रेस्ट पर नहीं रहेगा, भले ही इसमें इंजन नहीं चल रहा लेकिन फिर भी पानी की वेलोसिटी इसको ट्रांसफर हो गई। तो खुद सोचिए अगर इसका इंजन चल जाता तो क्या होता? तो ये अपने इंजन के कारण तो बढ़ता ही बढ़ता, पानी के कारण भी आगे बढ़ता। यानी अगर मान लीजिए ये पानी रुका होता, ये पानी रुका होता और हमारे पास एक बोट होती जिसमें इंजन लगा है, उस इंजन के कारण ये भाग रही है 10 मीटर पर सेकंड से। यानी जब पानी रुका हुआ है, लेट्स से मैंने कहा एक पानी लेते हैं उसको रोक देते हैं और उसमें बोट को चलाते हैं फुल स्पीड में वो भागी 10 मीटर पर सेकंड से। अब एक काम करते हैं, फिर से इन दोनों सिचुएशंस को कंबाइन करते हैं। फिर से अगर इन दोनों सिचुएशंस को मैं कंबाइन करूं तो अब क्या घटना घटेगी? अगर दोनों सिचुएशंस को कंबाइन करते हैं तो मोटर लगने के कारण ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे भागेगा, लेकिन क्योंकि पानी भी है तो पानी की स्पीड भी इसको मिल जाएगी। यानी इसकी नेट स्पीड हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड खुद के कारण और 5 मीटर पर सेकंड पानी के कारण। तो यहां पर हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि पानी की स्पीड भैया बोट को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि बोट की जो स्पीड होती है वो जनरली पानी के रिस्पेक्ट में होती है, पानी के फ्रेम में होती है। तो अगर मान लीजिए यही बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रही होती विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड तो ये 10 से भाग नहीं पाती। क्यों? क्योंकि 10 से जाना चाहता है लेकिन पानी इसको पीछे धकेलना चाहता है। तो इसकी नेट स्पीड ओवरऑल पीछे की तरफ हो जाती 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसकी खुद की पावर ज्यादा है। पावर ज्यादा का मतलब इसकी खुद की स्पीड 10 है और पानी की स्पीड है 5। तो ओवर ऑफ कोर्स बोट ही जीतेगी। अगर बोट की स्पीड कम होती तो पानी जीत जाता भाई। तो यहां हमें यह समझना जरूरी है कि अगर मैं रुका रहूं तो मैं पानी के साथ बहूंगा, लेकिन अगर मैं खुद दौड़ना शुरू हो जाऊं, दौड़ना तो नहीं, पानी में कैसे दौड़ेंगे, अगर हम खुद स्विमिंग करना शुरू कर दें तो हमारी नेट स्पीड पहले के मुकाबले ज्यादा हो जाएगी सेम डायरेक्शन में। और अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ऑफ कोर्स हमारी नेट स्पीड पहले से कम हो जाएगी। यानी कुल मिला के पानी की स्पीड भैया बोट को मिलेगी। तो इसीलिए हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं और उस टर्म को कहते हैं VBR। एक टर्म है VBR जिसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर।
यानी ये तब वेलोसिटी है जब रिवर रेस्ट पर हो। विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब यही होता है कि हमारा रिवर किस पर हो, रेस्ट पर हो। कि भैया जब रिवर रेस्ट पर हो तो बोट की क्या वेलोसिटी है, वो कहलाती है वीबीआर, यानी बोट की क्षमता, जिसकी बात हम 10 मीटर पर सेकंड से कर रहे थे, याद है भाई। तो वो जो 10 मीटर पर सेकंड है वो एक्चुअली में वेलोसिटी ऑफ बोट है ही नहीं, क्योंकि बोट की वेलोसिटी में कंट्रीब्यूशन किसका आने वाला है, रिवर का। तो हम अलग से एक वीबीआर डिफाइन करते हैं कि अगर मैं पानी को रोक दूं तो मोटर कितनी वेलोसिटी देगा, तो मोटर कितनी वेलोसिटी देगा उसको हम वीबीआर कह रहे हैं, ताकि पानी रुका हो। अब अगर पानी भी चला दें, पानी भी चला दें का मतलब वी आर विच इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अगर पानी भी चला दें वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो पानी चलने से बोट की वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। और अब बोट की नेट वेलोसिटी एक्चुअली में कितनी हो जाएगी, बोट की नेट वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यानी अगर पानी रुका होता तो जो वेलोसिटी होती प्लस रिवर की वेलोसिटी, यानी रिवर की वेलोसिटी उसको मिलनी पड़ेगी, लेकिन वो मिलेगी डायरेक्शन के साथ, इसलिए हमने यूज किसका उठाया, वेक्टर का। तो यहां यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर की वेलोसिटी बोट को मिलेगी विद डायरेक्शन। अगर हमें बोट की नेट डायरेक्शन बतानी है तो बोट की नेट डायरेक्शन वीबी डिसाइड करेगा कि भैया बोट किधर जाएगी, वो ये टर्म डिसाइड करेगा। हम जाना किधर चाहते हैं वो ये डिसाइड करेगा, जिसको क्वेश्चन में हेडेड कहा जाता है कि अ बोट इज हेडेड इन दिस डायरेक्शन। बोट हेड हो इस डायरेक्शन में जाना चाहती है, लेकिन जाएगी वीबी की डायरेक्शन में, क्योंकि उसमें रिवर वेलोसिटी उसको जबरदस्ती मिलेगी। पानी में उतरते रिवर वेलोसिटी उसको मिलेगा ही मिलेगा, जो मर्जी हो जाए। तो ये हमें हेडेड की डायरेक्शंस बताएगा वीबीआर किधर है, मतलब हम जाना किधर चाहते हैं, लेकिन जाएंगे हमेशा वीबी की डायरेक्शन में, नेट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ध्यान रखना ग्राउंड फ्रेम में यही डिसाइड करेगा कि भैया बोट किधर जा रही है और कितनी स्पीड से जा रही है, वो ये डिसाइड करेगा, ये डिसाइड नहीं करेगा। मैं जाना कहीं भी चाहता हूं, मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए इसको, इसी एग्जांपल को अगर हम समझने की कोशिश करें कि लेट से अब की बार रिवर चल रही है इधर, और हमारी जो बोट है वो अब की बार हेडेड है ऐसे, मतलब मोटर यहां लगी है और हम इधर जाना चाहते हैं। हम जाना इधर चाहते हैं, मतलब हमारी जो मोटर है वो इधर ले जाना चाह रही है, लेकिन क्या हम इधर पहुंच पाएंगे? खुद के कॉमन सेंस से सोचें, क्या हम इधर पहुंच पाएंगे? क्यों? मान लीजिए मैं नीचे एक बेल्ट पर खड़ा हूं और वो बेल्ट इधर भाग रही है, तो अगर मैं आपकी तरफ आगे बढ़ूंगा तो मैं आपकी तरफ बढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि नीचे वाली बेल्ट मुझे आगे की तरफ खिसका देगी, इस तरफ खिसका देगी, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर लेफ्ट या राइट खिसका देगी। तो वैसी बात यहां पर है कि जैसे ही बोट ने, मोटर ने इधर मूव करवाया, रिवर इसे सीधा जाने ही नहीं देगी, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी इसको एज इट इज मिल जाएगी। तो इसकी नेट वेलोसिटी इन दोनों के बीच में कहीं होगी और बोट टेढ़ी जाएगी। जाना हम सीधा चाहते हैं, लेकिन रिवर के कारण हम टेढ़ा मूव करेंगे। तो यहां पर हमें यह कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, रिवर की वेलोसिटी भैया मिलेगी, वीबीआर में वीआर ऐड होगा ही होगा। ठीक है भाई, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है रिवर बोट प्रॉब्लम का, जिसमें हमें यह समझना है कि भैया हमें वेलोसिटी जनरली 99% केस में रिवर के रिस्पेक्ट में दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर ग्राउंड फ्रेम में दे दूंगा तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर मैं आपको ग्राउंड फ्रेम में ही बता दिया कि ग्राउंड फ्रेम में इसकी स्पीड ऊपर की तरफ 10 है, तो ग्राउंड से देखने पर हमारे पास स्पीड भी है, डिस्टेंस भी, सब कुछ निकाल लेंगे, हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें 99% क्वेश्चंस में हमें वेलोसिटी रिवर फ्रेम में दी जाती है, या इसको वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी कहते हैं। इसको वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी कहा जाता है। विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोल दो या स्टिल वाटर, पानी रुका हो तो। ठीक है भाई, तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो आइए इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इस पर कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले थ्योरेटिकली बात करें कि क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। अगर हमारे पास एक रिवर है और रिवर मूव हो रही है वीआर से, अब देखो इसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, बहुत सारे, मतलब हमने बोट पानी में उतारी और बोट पानी में उतार के हम कहीं भी चला सकते हैं भाई। पानी इधर बह रहा है,
मैं चाहूं तो इधर जा सकता हूं, मैं चाहूं तो उल्टा जा सकता हूं, मैं चाहूं तो परपेंडिकुलर जा सकता हूं, मैं चाहूं तो एंगल पे जा सकता हूं। तो इसमें जो वेलोसिटी है वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में हो सकती है। मतलब बोट की जो वेलोसिटी है वीबीआर हेडेड, वो हेडेड इधर भी हो सकता है, वो हेडेड इधर भी हो सकता है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन ये जो मैं एरो दिखा रहा हूं ये बोट की डायरेक्शन नहीं है, ये वीबीआर की डायरेक्शन है। और ये इन डायरेक्शंस में मूव नहीं करेगी। ये कहां मूव करेगी? वीबीआर, एक पर्टिकुलर वीबीआर और वीआर के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। कोई भी एक पर्टिकुलर वीबीआर आपको दिया जाएगा और उसमें वीआर जोड़ दीजिए, उस डायरेक्शन में हेड करेगी। जैसे इसमें सबसे पहला केस होता है डाउन स्ट्रीम मूव करना। डाउन स्ट्रीम का मतलब यह है कि रिवर जिधर जा रही है बोट भी उधर ही जा रही है। मतलब बोट की जो मोटर है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो इस केस में ये तो हमने बहुत आसान एस्केलेटर वाला केस ही हो गया भाई, हम भी भाग रहे हैं, एस्केलेटर भी भाग रही है। तो इस केस में हमारी जो नेट स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी वीबीआर प्लस वीआर, बिना वेक्टर फॉर्म के। बिना वेक्टर फॉर्म मतलब डायरेक्ट मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। वही सेम चीज अगर दोनों किसी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, लेट्स से सेकंड केस जिसको मैं बोल सकता हूं अपस्ट्रीम। चलिए इसमें फिर क्वेश्चन कैसे आ सकता है? वो आपसे पूछ सकता है 10 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, इतना डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा। तो आपसे टाइम जनरली पूछा जा सकता है, तो टाइम मेरे हिसाब से निकाल लेंगे क्योंकि अपने पास स्पीड है। अपस्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो के ऑपोजिट, मतलब रिवर इधर जा रही है लेकिन बोट इधर हेड हो रही है। तो अब इस केस में इसकी नेट स्पीड किधर, किस डायरेक्शन में होगी? तो इसकी जो नेट स्पीड आएगी वो मैं अब की बार पीछे मान लेता हूं, और क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो अब की बार दोनों में माइनस साइन आ जाएगा। देखिए सिंपल सा वेक्टर एडिशन हो गया। इतना सिंपल आपको हो सकता है स्टार्टिंग में ना लगाओ, लेकिन एक्चुअली में यहां सिंपल वेक्टर एडिशन है। सेम डायरेक्शन में है तो ए प्लस बी, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ए माइनस बी, वीबीआर माइनस वीआर। हाँ ऑफकोर्स अगर वीआर बड़ा होगा तो ये नेट पीछे ही जाएगी, मोटर कुछ नहीं कर सकते, फिर नेट बोट पीछे ही जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया वीबीआर माइनस वीआर, राइट हैंड साइड वीआर माइनस वीबीआर। चलिए इसमें और केस करते हैं, क्योंकि इतना आसान हमसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ये तो हमने भी ऑब्जर्व किया है कि हम इतने आसान क्वेश्चन के आदी नहीं है, है ना, क्योंकि हम भैया तैयारी किसकी कर रहे हैं, छोटे मोटी चीज की थोड़ी कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के पूछे जाएंगे। अब इसमें हमारे लिए थर्ड केस क्या हो सकता है कि थर्ड केस में बोट किसी भी रैंडम एंगल पर चले, कोई भी रैंडम एंगल, जरूरी नहीं है राइट हैंड साइड, जरूरी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड, रिवर अभी भी राइट हैंड साइड है। तो साहब कैसे करें? अब साहब इसके क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे? तो इसमें आपको जनरली हेडिंग की डायरेक्शन बताएगा कि भैया बोट इधर हेड हो रही है। लेट्स से मैं आपको बोल देता हूं कि बोट जो है वो हेड हो रही है डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन से थीटा एंगल पर। तो क्या एक्चुअली में बोट थीटा डायरेक्शन में जाएगी? क्या एक्चुअली में बोट इधर जाएगी? ये बात मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि बोट इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, क्योंकि रिवर उसे जबरदस्ती मिल जाएगा, वीआर उसे जबरदस्ती मिल जाएगा। यानी ये जो वीआर है ये इस पे जबरदस्ती ऐड हो जाएगा। तो अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें तो ये वीआर इसको जबरदस्ती मिलने वाला है भैया। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? देखिए इसमें हमसे दो चीजें पूछी जाती हैं। क्या? एक पूछा जाता है टाइम और एक पूछा जाता है ड्रिफ्ट। पहले टाइम का मतलब समझते हैं, यहां से दूसरे शोर पहुंचने का टाइम। मैं दूसरे शोर पहुंचने का टाइम बोल रहा हूं, दूसरे अपोजिट पॉइंट पर नहीं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि यहां से यहां कितने टाइम में पहुंचेगी। हमसे पूछा इस लाइन से इस लाइन में कितने टाइम पर पहुंचेगी। तो उसके लिए हमें डायग्राम को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वीबीआर के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, वीबीआर कॉस थीटा एंड वीबीआर साइन थीटा। तो अगर मैं इसका डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करूं तो रिवर बोट यानी बोट के पास अब दो वेलोसिटीज हैं। एक राइट हैंड साइड आ चुकी है वीबीआर कॉस थीटा प्लस वीआर। देखो वीबीआर कॉस थीटा खुद की मोटर के कारण और वीआर रिवर के कारण, और वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ मोटर के कारण कंपोनेंट आएगा वीबीआर साइन थीटा। तो एक्चुअली में इसका जो मोशन होगा वो कुछ यहां से यहां रहेगा। अगर इसका मोशन कुछ टेढ़ा है, कुछ टेढ़ा मोशन है, तो इस केस में टाइम कैसे निकाला जाए? सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। तो हाउ टू कैलकुलेट टाइम?
देखो टाइम निकालने के लिए हमें इसका वर्टिकल डिस्टेंस पता है, हमें भी ये पता है कि वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हुई, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है इसी को क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि भैया पॉइंट, ऑपोजिट पॉइंट से कितना राइट में या कितना लेफ्ट में डिस्टेंस। तो अब इसका टाइम कैसे निकाला जाए, देखिए ये जो कंपोनेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है क्रॉस कराने के लिए, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट। कॉमन सेंस भी है भाई, ये वाली वेलोसिटी आर पार ले जा रही है, ये वाली वेलोसिटी आगे ले जा रही है, आगे मतलब ड्रिफ्ट पे ले जा रही है, तो ये वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है ड्रिफ्ट के लिए, और ये वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है रिवर क्रॉस कराने में। तो भैया रिवर क्रॉस कराने में टाइम भी यही कंपोनेंट डिसाइड करेगा, और टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा डी बाई वी बी आर साइन थीटा, जहां पर या इसको मैं बोल सकता हूं डी बाय वी वाई। ये टाइम आ जाएगा, डी मतलब परपेंडिकुलर या डिस्टेंस या विड्थ डिवाइडेड बाय इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, डी वाई भी लिख देते हैं, डी वाई का मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस अपॉन वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और अगर यहां से मुझे टाइम मिल गया तो मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी लिख सकता हूं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्रिफ्ट इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू स्पीड विच इज VBR cos थीटा प्लस VR होल मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ड्रिफ्ट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहले हम टाइम निकालेंगे, टाइम को यहां रखेंगे, ड्रिफ्ट आ जाएगा। अब इसी पर बहुत सारे केस बन सकते हैं भाई। देखो मोटे मोटे मुद्दे की बात यह है, अब कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट रिवर क्रॉस कराएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्रिफ्ट लेकर आएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक जबरदस्ती टर्म ऐड हो जाएगी VR, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट से रिवर क्रॉस होगी तो टाइम पूछा जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ड्रिफ्ट पूछी जाएगी वो भी डिस्टेंस, ड्रिफ्ट पूछी जाएगी वो भी स्पीड इनटू टाइम। लगाना वही फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां पे भी वही, यहां पे भी वही, ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ओवरऑल हमारे पास रिवर बोट प्रॉब्लम में है एक ही कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लेकिन एक है वर्टिकल डायरेक्शन में और एक है हॉरिजॉन्टल। अब क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है का मतलब, पहला जो क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा जा सकता है वो अलग अलग एंगल देकर, मान लो उसने कहा बोट को 37 डिग्री पर चलाया, बोट को 53 डिग्री पर चलाया, बोट को 45 डिग्री पर चलाया, बोट को 90 डिग्री पर चलाया। अच्छा अगर मान लीजिए बोट, रिवर इधर जा रही है और बोट इधर जा रही है, तो हम बोट का ये वाला एंगल थीटा कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग यहीं से की है कि ये लाइन थी, ये बोट थी, और ये एंगल कितना था, थीटा। यानी हमें जो एंगल थीटा लेना है वो रिवर की डायरेक्शन ऑफ मोशन से लेना है। तो इसमें आप वैल्यूज रख दीजिए थीटा के टर्म में और आपके सारे केसेस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें आपकी बोट किधर भी हेडेड हो सकती है, किस भी डायरेक्शन में। अगर इस लाइन तक है तो सारे एक्यूट एंगल हो जाएंगे, अगर इस लाइन के बाद है तो सभी एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएंगे। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो 0, यहां 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 150 एंड 180। तो बस आप इसमें थीटा रख दीजिए, आपके क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर VBR यूज किया गया है जो कि रिवर के फ्रेम में है, यानी स्टिल वाटर में है। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इस पर और कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, इस पर क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में विद स्पेशल केसेस। इसमें भी कुछ स्पेशल केसेस हैं, आएंगे इन्हीं दोनों के बेसिस पर, लेकिन वो स्पेशल केसेस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट। तो क्यों ना हम उन क्वेश्चंस को डायरेक्ट याद रख लें, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के लिए भैया हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, हैप्पी जर्नी।